नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ युद्ध विराम के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन माने ने कहा कि उनके विदेश मंत्री अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से इस विषय पर बात करेंगे। वहीं थाईलैंड ने कहा कि वह युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले वार्ता होनी चाहिए। दोनों देशों ने ट्रंप के इस प्रयास के लिए उनका आभार जताया। हालांकि ट्रंप के पोस्ट के बाद भी दोनों देशों के बीच सीमा पर रात भर गोलीबारी जारी रही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही तत्काल युद्ध विराम चाहते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर 3 पोस्ट किया और लिखा कि उन्होंने थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री और कंबोडिया के प्रधानमंत्री के साथ बात की है। दोनों देश अब युद्ध विराम चाहते हैं। ट्रंप ने लिखा कि शांति होने के बाद उन्हें उम्मीद है कि दोनों के साथ व्यापार समझौता हो सकेगा। ट्रंप ने कुछ मिनटों के अंतराल पर 3 पोस्ट किए और लिखा कि अभी मेरी कंबोडिया के प्रधानमंत्री से बहुत अच्छी बात हुई। मैंने उन्हें थाईलैंड और उसके कार्यवाहक प्रधानमंत्री के साथ अपनी बातचीत की जानकारी दी। दोनों पक्ष तुरंत युद्ध विराम और शांति चाहते हैं। वे अमेरिका के साथ फिर से व्यापारिक बातचीत की मेज पर लौटना भी चाहते हैं, जो हमारे विचार में तब तक उचित नहीं है जब तक लड़ाई रुक नहीं जाती। उन्होंने तुरंत मिलने और जल्दी से युद्ध विराम पर सहमति बनाने और आखिरकार शांति स्थापित करने पर काम करने के लिए सहमति दी है। ट्रंप ने इससे पहले लिखा कि मैंने अभी थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री से बात की। यह एक बहुत अच्छी बातचीत थी। थाईलैंड भी कंबोडिया की तरह तत्काल युद्ध विराम और शांति चाहता है। अब मैं यह संदेश कंबोडिया के प्रधानमंत्री को पहुंचाने जा रहा हूं। दोनों पक्षों से बात करने के बाद ऐसा लगता है कि युद्ध विराम, शांति और खुशहाली एक स्वाभाविक रास्ता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक पोस्ट में ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान सैन्य संघर्ष का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि मैं एक कठिन स्थिति को सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इस युद्ध में बहुत लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन ये मुझे पाकिस्तान और भारत के बीच हुए उस संघर्ष की बहुत याद दिलाता है जिसे सफलतापूर्वक रोका गया था। आपको बता दें कि थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर चल रही सैन्य झड़प में अब तक कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है। थाईलैंड और कंबोडिया सीमा पर गुरुवार सुबह से ही दोनों देशों के सैनिकों के बीच गोलीबारी हो रही है। गाजियाबाद में पिछले दिनों एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था, जिसमें मुख्य आरोपी हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी हर्षवर्धन खुद को विदेशी दूतावास का अधिकारी बताकर लोगों को धोखा दे रहा था। अब उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। हर्षवर्धन के खिलाफ एसटीएफ ने इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है। यूपी में यह पहली बार हुआ है कि किसी आरोपी के खिलाफ ऐसा नोटिस जारी कराया गया हो। इस नोटिस में एसटीएफ ने हर्षवर्धन जैन के बारे में 20 से अधिक देशों से जानकारी मांगी है। वह जिन जिन देशों में गया, वहाँ जो कंपनी बनाई, वहाँ कितने पैसों का लेन देन हुआ, सब कुछ पता लगाया जा रहा है। वहीं एसटीएफ ने हर्षवर्धन और उसकी पत्नी के बैंक खातों, विदेशी संपत्तियों और शेल कंपनियों की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एसटीएफ ने फर्जी दूतावास से मिले दस्तावेजों और गाड़ियों की जांच से जुड़े कागज मंत्रालय को भेजे थे और अब मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि यह सब कुछ पूरी तरह फर्जी है। कांग्रेस ने शनिवार को मध्य प्रदेश में सामान्य कपास को जैविक कपास के रूप में बेचने में हुए कथित घोटाले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की। पीटीआई के मुताबिक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण में देश की विश्वसनीयता खत्म होने से वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि सामान्य रूप से उत्पादित कपास को जैविक कपास के रूप में बेचने के नाम पर यह घोटाला 2.1 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने कहा है कि वह गजा में हवाई सहायता पहुंचाना तुरंत शुरू कर रहा है। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि गजा में मानवीय स्थिति नाजुक स्तर पर पहुंच गई है। संयुक्त अरब अमीरात फिलिस्तीनी लोगों तक जीवन रक्षक सहायता देने के प्रयासों में सबसे आगे है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यक सहायता सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, चाहे वह जमीन, हवा या समुद्र के रास्ते हो। हवाई सहायता तुरंत फिर से शुरू हो रही है। बता दें कि इसराइल ने कहा है कि वह दूसरे देशों को गजा में सहायता पहुंचाने की मंजूरी देगा। इसराइल की सेना ने बताया है कि उसने हाल ही में विमान के जरिए गजा पट्टी में मानवीय मदद की आपूर्ति की है।
इस्राएली सेना का ये बयान कई हफ्तों के अंतर्राष्ट्रीय दबाव और फिलिस्तीनी क्षेत्र में बढ़ती भूखमरी की समस्या के बाद आया है। रविवार की सुबह एक बयान में इस्राइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि हवाई मार्ग से पहुंचाई गई सहायता में आटा, चीनी और डिब्बाबंद खाद्य सामग्री वाले 7 पैकेज शामिल हैं। इससे पहले इस्राइल ने कहा था कि वह गजा में संयुक्त राष्ट्र के काफिलों को प्रवेश देने के लिए मानवीय गलियारा खोलने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि गजा के 20 लाख लोगों को महीनों तक सीमित आपूर्ति के कारण यहां बड़े पैमाने पर भूखमरी की चेतावनी दी जा रही है। वहीं इस्राइल ने जानबूझकर भूखमरी फैलाने के दावों का खंडन किया है। अपने एक एक्स पोस्ट में आईडीएफ ने गजा में मानवीय सहायता में सुधार के लिए नए कदम उठाए जाने की जानकारी दी। आईडीएफ ने लिखा कि खाद्य वितरण की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों की है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे सहायता वितरण में सुधार करें और यह सुनिश्चित करें कि सहायता हमास तक ना पहुंचे। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार में कुछ जगहों पर कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की परीक्षा रद्द होने की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इस तरह परीक्षा रद्द होना प्रशासनिक भ्रष्टाचार और परीक्षा माफियाओं के गठजोड़ का नतीजा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स शेयर करते हुए लिखा कि एसएससी फेज 13 की परीक्षा में सामने आ रही गड़बड़ियां सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि मोदी सरकार के विफल और सड़े हुए सिस्टम का आईना है। राहुल गांधी ने कहा कि 400 से 500 किलोमीटर दूर से परीक्षा देने पहुंचे युवाओं को केंद्र पर जाकर पता चलता है कि उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई। राहुल गांधी के अनुसार सिस्टम की खामियों के कारण लगातार पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से लाखों युवाओं और उनके परिवारों की मेहनत, समय और उम्मीदें बर्बाद हो रही हैं। उनका दावा है कि पिछले 10 सालों में नीट, यूजीसी नेट, यूपीएससी, पीपीएससी और बोर्ड परीक्षाओं सहित 80 से अधिक परीक्षाओं में खुलेआम धांधली हुई है। सिर्फ इस साल की धांधली से 85 लाख बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है। इन्हें रोकने में सरकार नाकाम रही है और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुधार के उसके बड़े बड़े वादे खोखले साबित हुए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के कुछ इलाकों में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की परीक्षा रद्द होने की खबरें हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि आरक्षण तभी बचेगा जब संविधान बचेगा, क्योंकि संविधान ही कवच है। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार 26 जुलाई को राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश के जिला और नगर इकाई कार्यालयों में आरक्षण दिवस को संविधान मान स्तंभ दिवस के रूप में मनाया गया। अखिलेश ने बयान में कहा कि भारतीय संविधान की एक प्रति की उपस्थिति में संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस का आयोजन करके हम सामाजिक न्याय, समानता और आरक्षण की रक्षा और उसे बनाए रखने के अपने संकल्प को दोहरा रहे हैं। अमेरिका के मिशिगन में वॉलमार्ट सुपरमार्केट में हुई चाकूबाजी की घटना में कम से कम 11 लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने पुष्टि की कि ट्रेवर्स सिटी में हुई चाकूबाजी की इस घटना के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। वहीं पास के मनसन मेडिकल सेंटर अस्पताल ने बताया कि वहां 11 घायलों का इलाज चल रहा है। अस्पताल के मुताबिक 6 मरीजों की हालत नाजुक है। अधिकारियों ने कहा कि घटना की जांच जारी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.